क्या आप लोग प्रॉपरली मुझे सुन पा रहे हो? प्रॉपरली सुन पा रहे हो तो आप बस अपने वीडियो कॉल पे उस पे ऐसे थम्स अप कर देना, तो मुझे पता चल जाएगा। म्यूट इसीलिए रखा गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ यदि बोलेंगे ना तो फिर वो कोई भी आवाज से समझ में नहीं आएगी। तो एवरीथिंग इज क्लियर? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? हम लोग स्टार्ट करें। पहले आप लोग मुझे बताइए कि बस आप लोग जवाब कैसे देते जाओगे, आप इस तरीके से जवाब देते जाओगे। ठीक है, मुझे बताइए लास्ट जो हमारी जूम मीटिंग हुई थी, उस जूम मीटिंग में मैंने आप लोगों को कुछ टास्क दिए थे, तो क्या आप लोगों ने वो टास्क देखे थे, उसको नोट किया था? क्या सभी ने वो वाली जूम मीटिंग अटेंड करी थी? क्या आपने वो टास्क लिए थे, बताइए जरा। और यदि आपने वो जूम मीटिंग अटेंड नहीं करी थी तो वो वाली आप जूम मीटिंग एक बार आप यूट्यूब पे जाके जरूर देख लेना। उस पे मैंने कुछ टास्क दिए हुए हैं, क्योंकि पहले आप वो टास्क कंप्लीट करोगे, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट टास्क दूंगा। समझ में आ गया? तो उसके बाद ही मैं आपको क्या दूंगा, नेक्स्ट टास्क। और इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लो बेटा। मतलब मैं आपको एक स्टूडेंट की स्टोरी सुनाता हूँ। देखो, मेरे हम लोगों के पास तो क्या होता है, जो स्टोरीज होती हैं वो रियल स्टोरीज और स्टूडेंट्स की होती है। आप लोगों के जैसे स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट था 11th क्लास में, मतलब एवरेज था बोलना चाहिए, बिलो एवरेज। आप मुझे बताइए कि 720 में से उसके मार्क्स 300, कभी भी 350 क्रॉस नहीं हुए, कभी भी 350 क्रॉस नहीं हुए। तो आप उसको एवरेज में रखोगे, बिलो एवरेज में रखोगे, आई डोंट नो। ठीक है। 11th क्लास के एंड में उसका एक्सीडेंट भी हो गया। 11th क्लास के एंड में उसका एक्सीडेंट भी हो गया। तो 2-2.5 महीने के अराउंड जो है वो उस पर बेड रेस्ट पे भी चला गया। पढ़ाई भी अच्छी नहीं चल रही थी, बेड रेस्ट पे भी चला गया। अब 12th क्लास में आया, 12th क्लास में मुझसे मिला तो बोला कि सर, जो है मैंने 2 महीने जब डॉक्टर्स को देखा, डॉक्टर्स के इतने चक्कर लगाए, तो मुझे पता चला कि आखिर क्या वैल्यू होती है डॉक्टर्स की। तो मुझे अब बहुत ज्यादा मन है कि मुझे पढ़ाई करनी है और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। क्या 1 साल में मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? लास्ट ईयर तो मैं इतना सीरियस नहीं था, मेरे मार्क्स भी कम आए थे, और क्योंकि ये साल 12th बोर्ड भी है, तो क्या मैं एग्जाम निकाल पाऊंगा? मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, ये केवल हवा हवाई है कि तुमने देखा बस 2 दिन का है? जैसे कई बार होता है ना, मूवी देख के आते हैं, या मान लो जैसे इंडिया भी वर्ल्ड कप जीत गई तो 2 दिन तक बहुत ज्यादा देशभक्ति के नारे लगते हैं। होता है कि नहीं होता? हर जगह पर वही वही चीजें होती हैं, और 4 दिन बाद सब भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते? आप मुझे बताइए, ऐसा होता है सबके साथ में? ऐसा होता है? तो मैंने कहा कहीं ऐसे ये सडन आउटबर्स्ट तो नहीं है इमोशन का? तो बोले सर नहीं है। और बोले आप जो मुझे टारगेट दे दोगे, आप जो मुझे बोलोगे मैं करता जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, करते जाना। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, 12th के साथ में ही वो एम्स में पहुंच गया। ठीक है, 12th के साथ में ही वो एम्स में पहुंच गया। आप देखिए उसकी शुरुआत कैसी हुई थी। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से, आप सबसे पहले आप इस बात को समझना कि यदि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपके ड्रॉप में मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर आपके 12th में मार्क्स कम आए हैं, आपके 10th में मार्क्स कम आए हैं, आज तक आपको यदि टीचर ने, आपके टीचर ने यदि ये बोला है कि आप कमजोर हो, आप गधे हो, आप नकारा हो, आप निकम्मा हो, तो आप इस बात को समझना, इसका मतलब आप ये सब नहीं हो। इसका मतलब है कि आप पढ़ना नहीं जानते, कैसे पढ़ना है ये बस आप नहीं जानते। आप पढ़ने का तरीका नहीं जानते। बस सीधी सी बात है, आपको ये नहीं पता कि यार पढ़ाई करनी कैसे है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता होता। समझ में आ गया? तो वही मैं आपको धीरे 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 मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे मैंने आपको लास्ट मीटिंग में बोला था, मैं आपको एक बार और याद दिला देता हूं। रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले सबसे पहला काम आपको करना था, सोने और उठने का टाइम फिक्स करना था। मुझे बताओ आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों का सोने उठने का टाइम फिक्स हो रहा है? बताओ जरा, कितने लोग हैं सोने उठने का टाइम फिक्स हो रहा है? इवन मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे भी बहुत ब्रिलियंट लोग रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम ब्रिलियंट लोग रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, इवन अपना बाथरूम का शेड्यूल तक फिक्स किया है। आप इस बात को समझना, कितने बजे वो टॉयलेट जाएंगे ये भी फिक्स किया है। और उन्हीं लोगों ने स्मार्ट वॉच वॉच का कॉन्सेप्ट जनरेट किया। समझ में आ रहा है कि स्मार्ट वॉच में उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फिक्स टाइम पर अलार्म सेट कर दिया कि जैसे सपोज करो 12 बजे, 12 बजे आप इस बात को समझना कि मान लो यूरिन के लिए जा रहे हैं, वो टॉयलेट जा रहे हैं, तो उन्होंने फिक्स किया हुआ है। सोने का टाइम फिक्स किया हुआ है, बिल्कुल 6 बजे उठते हैं तो 6:05 6:10 तक उठ जाएंगे। यदि रात को 12 बजे सो जाते हैं तो 12 बजे सो जाएंगे। उन्होंने खाने का टाइम फिक्स किया हुआ है, उन्होंने सोने का टाइम फिक्स किया हुआ है। हर चीज उन्होंने फिक्स की हुई है। आखिर क्या रीजन है?
इसी के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट का जब उन्होंने रिसर्च किया, जब देखा, जब बहुत सारे बड़े बड़े ब्रिलियंट और साइंटिस्ट बहुत बड़े बड़े जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, उन सभी में एक कॉमन चीज ये देखी गई कि उन सभी का रूटीन बहुत ज्यादा फिक्स हुआ करता था। हाँ, ऐसा नहीं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हो सकता है, लेकिन 99% लोगों का रूटीन बहुत फिक्स होता था। इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ और ये पता चला कि जो पार्ट हमारे लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल करता है ना, वही पार्ट, एग्जैक्टली वही पार्ट हमारी मेमोरी और इमोशन को कंट्रोल करता है। तो यदि मान लीजिए आपने अपना लिम्बिक सिस्टम फिक्स रखा हुआ है, तो आप देखोगे आपके मेमोरी और इमोशंस भी फिक्स हो जाएंगे। समझ में आ गया? ये दोनों चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी। और जब आपकी मेमोरी फिक्स हो जाएगी तो आपकी रिटेंटिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? रिटेंटिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो पहला काम मैंने जो आपको बोला था, मैंने आपको बोला था फिक्स शेड्यूल। मैंने आपको क्या बोला था? फिक्स शेड्यूल बोला था। तो जो लोग अचीव नहीं कर पाए हैं वो अगले 7 दिन में इसको वापस करोगे। समझ में आ गया? वापस करोगे। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपको सबसे पहले स्टोरी बताई थी उस स्टूडेंट की। तो आप इस बात को समझना, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं अभी पहले टेस्ट में, कितने आपके ड्रॉप में आए थे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, आप भी कुछ ऐसे लोग बनोगे जिनकी स्टोरी मैं अगले साल बताऊंगा। उसके अगले साल में आपको फिर और ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं स्टोरी आपकी बताता रहूंगा। तो बस आप इस बात को समझो, अपने दिमाग में ये बात डालो, और रोज शीशे के सामने खड़े होके अपने आप से बोला करो दैट यू आर वेरी ब्रिलियंट। आप बहुत ब्रिलियंट हो, आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट हो। ये आप क्या किया करो, अपने आप से बार बार बोला करो। यू आर वेरी स्ट्रांग, मेंटली यू आर वेरी स्ट्रांग, इमोशनली यू आर वेरी स्ट्रांग, साइकोलॉजिकली यू आर वेरी स्ट्रांग। आप हर तरीके से स्ट्रांग हो। समझ में आ गया? ये अपने आप से 10 बार सुबह उठ के ये बोला करो। समझ में आ रहा है? और उसके लिए खुद का ही धन्यवाद कर दिया करो। जो भी आप, जिसको भी आप गॉड मानते हो, वो आपके अंदर ही है। तो आप खुद का ही धन्यवाद कर दिया करो। आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम ग्रेटफुल टू मी। आई एम वेरी इमोशनली स्ट्रांग, आई एम ग्रेटफुल टू मी। आप ऐसे बोल दिया करो, बिल्कुल सिंपल सा काम कर दिया करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप 7 दिन में देखो, आपके एटीट्यूड में, आपके बिहेवियर में, आपकी सारी चीजों में आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा है? आपको बहुत ज्यादा ये चेंजेस आपको अपने आप फील होंगे। आप क्या करोगे? आई एम वेरी स्ट्रांग फिजिकली, आई एम वेरी स्ट्रांग मेंटली, आई एम वेरी स्ट्रांग साइकोलॉजिकली। आप ये अपने आप से बोला करो। समझ में आ रहा है? इतना काम आपको अगले 7 दिन करना है। ठीक है? और जो आपके मार्क्स आए, सपोज करो, मैं तो आपसे बोल रहा हूं, मान लो आपके टेस्ट में 10 नंबर भी आए हुए हैं, मैं बिल्कुल एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो अगला टारगेट जो है आपका, यहां से 10 से 100 पहुंचना बहुत आसान है। आपका टारगेट 100 होना चाहिए। समझ में आ गया? एक चीज याद रखना, 400, आप ये देखो 500 तक, 500 तक आप 500 तक आप 20 और 30 मार्क्स का टारगेट आप हर टेस्ट में बना सकते हो। कि मान लो आपके प्रीवियस टेस्ट में 400 मार्क्स आए, तो अब आपके 420 आएंगे। यदि आपके 420 आए हैं तो आपके 440 आएंगे। यदि आपके 440 आए हैं तो आपके 460 आएंगे। ये आप 500 तक करो। 500 के बाद में आप 10 मार्क्स को इंक्रीज करने की कोशिश करो। और 600 के बाद में आप 5 मार्क्स को इंक्रीज करने की कोशिश करो। तो ये बात मेरी आपको समझ में आ गई? तो सबसे ज्यादा आपको जिस चीज पर जोर देना है, वो आपका पहला टारगेट। दूसरा, आपको सोने और उठने का टाइम फिक्स करना है। तीसरा काम, आपको सोने के 1 घंटे पहले और उठने के 1 घंटे बाद तक आपको मोबाइल यूज नहीं करना है। इस ड्यूरेशन में आपकी जो फॉर्मूला नोटबुक है, जो मैंने लास्ट उसमें बताई थी, फॉर्मूला नोटबुक है, वो नोटबुक आप बनाइए। और बनाने के बाद में आप उसको, सोने से पहले आप उसको जरूर पढ़िए। ठीक है? आप बिल्कुल उसको पढ़िए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। समझ में आ रहा है? ये चीज हो गई। और हर क्लास जैसे खत्म होती है, जैसे ही आपकी क्लास खत्म हो जाती है, आप इमीडिएटली आंख बंद करके आप रिकॉल किया करो, आज हमने क्या क्या पढ़ा था। आप खुद रिकॉल किया करो, ऐसे टॉपिक रिकॉल किया करो। सबसे पहले सर आए थे, सर ने एक कहानी सुना दी थी, मान लो ऐसे, तो आपने कहानी रिकॉल कर ली। क्योंकि ब्रेन हमारा क्या करता है ना, एक प्रॉपर पाथवे की तरह मूव करता है। आपको जैसे जाना है वो प्रॉपर एक रास्ते से जाता है। तो आप सबसे पहले क्या करो, रिकॉल करो कि क्या हुआ था। भाई सुबह आज क्या हुआ था। ठीक है? जैसे मान लो क्लास में ये हुआ था, सर सबसे पहले आए थे, आने के बाद में उन्होंने एक कहानी सुनाई थी। कहानी सुनाने के बाद में उन्होंने प्रीवियस क्लास का रिवीजन कराया था। प्रीवियस क्लास का रिवीजन कराने कराने के बाद में उन्होंने डीएनए और क्रोमोसोम के बारे में बताया था। उसका कैलकुलेशन G1 और G2 का कंपेयर कराया था। उसके बाद उन्होंने G1 से G2 में क्या ग्रोथ होती है वो कंपेयर कराया था। तो आप इस तरीके से आप एक्टिव रिवीजन किया करो क्लास के बाद में।
समझ में आ गया? एक्टिव रिवीजन 5 मिनट का जरूर किया करो, आंख बंद करो, आंख बंद करो और 5 मिनट का आप रिवीजन करो। एक्टिव रिवीजन, समझ में आ रहा है? क्या करोगे? एक्टिव रिवीजन। सभी को बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको टारगेट क्या दिया अगले 7 दिन का? एक्टिव रिवीजन। बात समझ में आ गई? क्या टारगेट दिया मैंने आपको? एक्टिव रिवीजन, पहली चीज। दूसरी चीज सभी को पहली चीज समझ में आ गई? मैंने आपको टारगेट क्या दे दिया? एक्टिव रिवीजन का मैंने आपको टारगेट दे दिया। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया, जो आपके टेस्ट के मार्क्स हैं, जो भी आपके टेस्ट के मार्क्स हैं, उन मार्क्स में आप +20 का टारगेट बनाओ। किसका टारगेट बनाओ? +20 का आप टारगेट बनाओ, आपका अचीव होगा। आप धीरे धीरे देखना, आप धीरे धीरे देखना, आपके ये सेशंस आपके धीरे धीरे होते रहेंगे, आपके मार्क्स इंप्रूव होते रहेंगे और आप खुद बोलोगे कि पहले टेस्ट में, अरे मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनके मार्च तक उनके मार्क्स कभी भी 400 450 क्रॉस नहीं हुए और वो 650 आराम से क्रॉस हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो ये काम आप जरूर करना। सभी को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई? मैंने आपको बहुत छोटे छोटे से टारगेट दिए, कोई बड़े टारगेट मैंने आपको नहीं दिए। अब तीसरा टारगेट जो बहुत ज्यादा जरूरी है, यदि आप राइट हैंडेड हो, यदि आप राइट हैंडेड हो तो आप लेफ्ट हैंड से 3 मिनट लिखोगे। 3 मिनट अलार्म लगा के आप 3 मिनट लिखोगे, ओनली फॉर 3 मिनट। कितनी देर लिखोगे? 3 मिनट आप अपने लेफ्ट हैंड से लिखोगे। यदि आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आप 3 मिनट अपने राइट हैंड से लिखोगे। क्या फायदा होगा? जब आप राइट हैंडेड होते हो तो आप अपने लेफ्ट ब्रेन को बहुत ज्यादा यूज करते हो, आपका राइट ब्रेन जो है वो साइलेंटली पड़ा होता है। जब आप किसको कर रहे होते हो? जब आप अपने लेफ्ट हैंड को यूज कर रहे होते हो, आपका राइट ब्रेन साइलेंटली पड़ा होता है। तो आप इस बात को समझना, राइट ब्रेन कंट्रोल करता है लेफ्ट बॉडी पार्ट को, लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है राइट बॉडी पार्ट को। क्लियर हो गया? और आप इस बात को समझना, लेफ्ट ब्रेन मेनली लॉजिक को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन इंटेलेक्चुअल को कंट्रोल करता है। इन दोनों में जब बैलेंस होगा, जब इन दोनों में बैलेंस होगा, तब जाके आपका प्रॉपर परफॉर्मेंस आएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको बहुत सिंपल सी टेक्निक बता रहा हूं कि यदि आप राइट हैंडेड हो तो आप लेफ्ट हैंड से दिन में 3 मिनट लिखोगे। कितनी देर लिखोगे? 3 मिनट आप लिखोगे बस। समझ में आ गया? 3 मिनट। अगले हफ्ते आप उसको 5 मिनट कर दो, उसके बाद आप इसको 10 मिनट कर दो, फिर कुछ दिन बाद आप देखोगे आप इससे भी उतनी स्पीड में लिख पाओगे। तो ये आपका तीसरा टारगेट हो गया। पहला टारगेट आपको बता दिया, सोने उठने का टाइम फिक्स। दूसरा टारगेट आपको बता दिया +20। तीसरा टारगेट जो मैंने अभी ऐड किया है, तीसरा टारगेट जो मैंने अभी ऐड किया है, वो टारगेट क्या है आप मुझे बताइए जरा। आपको राइटी हो तो लेफ्ट हैंड से लिखना है, लेफ्टी हो तो राइट हैंड से लिखना है, बस इतना। और फॉर्मूला नोटबुक आपको बनानी है और एक्टिव रिवीजन। सभी को क्लियर हो गया? ये पॉइंट आप लिख के, ये आप लोग फॉर्मूले लिखते हो अपने उस पे रूम पर, आप इन पॉइंट्स को लिखिए। आपको एक वीक में क्या टारगेट अचीव करना है आप अपने रूम में लिख लो। आप इसको अचीव करते हुए चलो। देखो, आप इस बात को समझना, दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि जैसे मान लो गाड़ी चल रही है तो रोड अच्छी हो जाए, और दूसरा तरीका ऐसा है कि गाड़ी ऐसी बना दो, हमर जैसी बना दो। आपने हमर गाड़ी यदि देखी होगी, ऐसी बना दो कि भाई कैसी भी रोड है उस पर उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस ये समझ लो, वो कौन सी होती है, जीप का वो एक आता है ना, आप मुझे बताओ जरा, महिंद्रा की थार आती है। आप समझ लो थार का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो वर्जन हो जाएगा वो हमर हो जाएगा, जो कहीं भी चल जाती है, कहीं भी चल जाती है और उसमें इक्वली कंफर्ट होता है। तो आपको अपने आप को थार बनाना है कि कैसी भी सिचुएशन में आप उसको हैंडल कर सको। रोड अच्छी आए तो भी ठीक, रोड खराब आए तो भी ठीक। तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें करना जरूरी है। समझ में आ गया? तो ये आपको समझ में आया? कोई ज्यादा बड़े मैं आपको टारगेट नहीं दूंगा, वो छोटे छोटे से टारगेट दूंगा। मुझे बताओ, ये टारगेट करने में क्या आपको बहुत मेहनत लगनी है? जो मैंने अभी आपको टारगेट दिए, बताइए, ये जो मैंने अभी आपको बताया, क्या इसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत लगनी है, या बहुत छोटी छोटी सी? मैं आपको छोटी छोटी सी चीजें बताऊंगा, और ये छोटी छोटी सी चीजें आपकी बहुत ज्यादा लाइफ को, आपके परफॉर्मेंस को इनहेंस करेंगी। ठीक है? इतना काम कर सकते हो सभी लोग? इतना काम सभी लोग कर सकते हो? जो जो लोग कर सकते हो ऐसे हाथ ऊपर कर देना। जितने लोग ऐसे कर सकते हैं हाथ ऊपर कर देना। ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। आधे लोग तो इसी में शर्माते हैं, सर हम अच्छे नहीं दिखेंगे तो जो है वो क्या गड़बड़ हो जाएगा। अभी तुम छोड़ो, तुम विश्वास मानो, तुम जैसे दिख रहे हो ना, तुम मेडिकल कॉलेज में आने के 6-8 महीने बाद, 1 साल बाद तुम्हारा गेटअप और सब कुछ चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तुम्हें अपने आप जो है वो स्मार्टनेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? स्मार्टनेस आ जाएगी। ठीक है? अब चलो एक एक करके जो है
हम कुछ बच्चों से वही बच्चे एग्जैक्टली पूछना जिन्होंने लास्ट में जो क्वेश्चन थे। इस बात को याद रखना, कॉमन जो चीजें हैं उसको आप रिपीट मत करना। जैसे लास्ट जूम मीटिंग में जिन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, अभी मेरे पास क्वेश्चंस आ गए, मैं उनके जवाब देता जाता हूं। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास आ गए, मैं उनके जवाब देता जाता हूं। सर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करें? ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना चाहिए दिसंबर जनवरी में। ठीक है, दिसंबर जनवरी में आपको ज्वाइन करना चाहिए। उसके पहले आपको क्या करना चाहिए कि आप अपनी ओएमआर को प्रिंट करा लो। टेस्ट पेपर जो आपको मिलता है वो टेस्ट पेपर भी आपको पीडीएफ में आ जाएगा। ठीक है, टेस्ट पेपर भी आपको पीडीएफ में आ जाएगा, आप टेस्ट पेपर को भी प्रिंट करा लेना। क्लियर हो गया? और दिसंबर जनवरी से हम फुल लेंथ जो पूरी की पूरी जो है ना हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे, मतलब उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो वो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। साल भर आप बायो में क्वेश्चन प्रैक्टिस पर मत जाओ, साल भर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर जाओ। आप यदि 100 क्वेश्चन कर रहे हो, 1 घंटे लगा रहे हो, उसकी बजाय आप उन्हीं कॉन्सेप्ट को आप 5 बार पढ़ लो, आपका परफॉर्मेंस ज्यादा होगा। समझ में आ गया? मेरी बात पे थोड़ा सा विश्वास रखना। क्लियर है? दूसरा जाइए, सर जॉब के साथ पढ़ाई और तैयारी कैसे करें? बेटा मेरे हिसाब से तो इस ड्यूरेशन में आपको जॉब नहीं करना चाहिए, आपको अर्निंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और इसके बाद में भी आप यदि ऐसा कर रहे हो तो फिर आपको बहुत ज्यादा मैनेज करना पड़ेगा खुद को। आप कितने घंटे जॉब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये आपका पर्सपेक्टिव है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना टाइम पढ़ाई को दे रहे हो, उतना टाइम आप फिक्स जरूर दो। और सोने में 7 घंटे से कम, 6 घंटे से कम आप सोने को टाइम नहीं देना। और कंटिन्यूअसली ऐसा मत करना कि 2 घंटे 4 घंटे रात में सो गए, 2 घंटे दिन में सो गए, नहीं, ऐसा मत करना। इसका क्या मैकेनिज्म है, स्लीप मैकेनिज्म के बारे में मैं नेक्स्ट जूम मीटिंग में बात करूंगा। समझ में आ गया? क्योंकि अभी मैंने आपको इनफ टारगेट दे दिए। सो स्लीप मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे एनआरईएम, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट, ये कैसे वर्क करती है, इनका क्या इफेक्ट पड़ता है ब्रेन के ऊपर, कॉग्निटिव एबिलिटी के ऊपर, ये सब मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद है सर फॉर्मूला नोट्स बनाने के बाद भी शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, मत बनाओ शॉर्ट नोट्स। मेरे सब्जेक्ट में कभी भी शॉर्ट नोट्स मत बनाना, ना ही फिजिक्स केमिस्ट्री में कभी शॉर्ट नोट्स मत बनाओ। अब शॉर्ट नोट्स का जमाना गया, आप इस बात को समझना। जो लोग मान लो जो बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये वो लोग हैं जो आज से 5 साल पहले प्रिपरेशन करते थे। 5 साल पहले का सिनेरियो और अब का सिनेरियो बहुत अलग है। पहले 640 660 नंबर पे टॉपर जाया करता था, 460 480 नंबर पे मेडिकल कॉलेज मिल जाया करते थे। अब सिचुएशन बिल्कुल अलग है। समझ में आ गया? तो अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक्टिव रिवीजन करो और इंडेक्स बनाओ। मैं आपको इंडेक्स बनाना सिखाऊंगा, तो नेक्स्ट उसमें मुझे याद दिलाओगे, स्लीप के बारे में बताना है और इंडेक्स बनाना बताना है। समझ में आ गया? मैं आपको प्रॉपर इंडेक्स बनाना बताऊंगा हर सब्जेक्ट में। मैं नोट्स लेकर आऊंगा, प्रॉपर नोट्स लेकर आऊंगा, और नोट्स के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इंडेक्स बनाना है और कैसे आपको एक्टिव रिवीजन करना है। ठीक है? हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन? बेटा कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए एक सिंपल सी चीज है, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने दिमाग को खाली करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज्यादा से ज्यादा करो। समझ में आ रहा है कैसे ब्रीदिंग करोगे? पूरी सांस लो और पूरी सांस निकालो। सांस लेने और छोड़ने के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसा 50 बार सुबह करो, ऐसे 50 बार शाम को करो, 50 बार बीच में कर लो। आप कुछ दिन में देखोगे आपका अपने आप थॉट जो है वो कम होने लगे। समझ में आ गया? सर बैकलॉग हो तो क्या करें? टेस्ट देने चाहिए, टेस्ट जरूर दो। चाहे आपका खुद कोई भी बैकलॉग हो, आप चाहे आपका कोई भी बैकलॉग हो, आप टेस्ट जरूर दो। आपके नंबर कम आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो डॉक्टर बनने से पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आप इस बात को समझो। देखो बहुत लोगों को सक्सेस ऐसे भी मिल जाती है, वो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन आगे जाके उनकी लाइफ डिजास्टर हो जाती है। आप देखो बहुत सारे डॉक्टर सुसाइड कर लेते हैं, होता है कि नहीं होता? तो पहले आपको कुछ भी पाने से पहले आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है कि क्या टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है उसका फर्क नहीं पड़ना। आपको इस पे ध्यान देना है कि नंबर कहां कम आए, क्या रीजन है। सर लेक्चर में सब याद रहता है बट रिवीजन के टाइम सब भूल जाते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत जो है आपकी कंसंट्रेशन पर है। आप कंसंट्रेशन पर वर्कआउट करो और लिख के रिवाइज करो, जैसे मैंने लास्ट उसमें बताया था, फास्ट रिवीजन करो। सर फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं बनते हैं? सीधा सा तरीका है, फिजिक्स में आपसे क्वेश्चन तब नहीं बनेंगे, आपसे तब नहीं बनेंगे जब आपने क्या किया, टीचर पढ़ाते जा रहे हैं, आप पढ़ते जा रहे हो, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट फॉर्मूले को रट रहे हो। आप पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो कि भाई मान लो जैसे हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है,
तो एक वर्टिकल कंपोनेंट जा रहा है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जा रहा है। कैसे आप निकालोगे कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट, कौन सा उसका रिजल्टेंट किस तरफ जा रहा है, यू कॉस थीटा किस तरफ जा रहा है, यू साइन थीटा किस तरफ जा रहा है, आपको ये सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। आप पहले कॉन्सेप्ट को समझो, वेक्टर को बहुत स्ट्रांग करो। याद रखना मैकेनिक्स के इनिशियल जितने चैप्टर हैं वो सबसे ज्यादा वेक्टर पे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे काफी ज्यादा बेस्ड हैं, ग्राफ पे बेस्ड हैं। तो अपनी बेसिक मैथमेटिक्स को थोड़ा स्ट्रांग करो। क्लियर है? सर लाइब्रेरी में पढ़ें या फिर घर पर, आप जहां चाहे वहां पढ़ सकते हो, जहां पर आपकी सही तरीके से पढ़ाई हो रही है वहां पढ़ सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। यदि आपका घर में आपको प्रॉपर सेक्लूजन मिल रहा है तो आप घर पर पढ़ो, नहीं मिल रहा है, आपको माहौल चाहिए तो आप लाइब्रेरी में पढ़ो। सर इस बार मेरे 215 मार्क्स आए, फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, क्या करूं? मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई ना, 215 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप टारगेट बनाओ, नेक्स्ट टेस्ट में आपके 230 आना चाहिए, 235 आना चाहिए, धीरे धीरे होगा। आप देखो एक बच्चे का इंटरव्यू भी डला हुआ है, उसके 300 मार्क्स से कितने अच्छे मार्क्स आए हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक भी क्लास मिस नहीं करना, याद रखना हर क्लास लाइव को अटेंड करो, कोई भी रिकॉर्डेड में मत जाओ, लाइव को अटेंड करो। आप रिकॉर्डेड में जाते हो, सबसे ज्यादा बैकलॉग टीचर रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं। बैकलॉग आप देखना, क्योंकि रिकॉर्डिंग में क्या हो जाता है, आलस आ जाता है, यार कल कर लेंगे, फिर कल तो और 3 लेक्चर आ गए और 4 लेक्चर आ गए। तो इसीलिए ऑलवेज अटेंड लाइव क्लासेस। सर क्लास के बाद रिवीजन करने का मन नहीं करता है। बेटा बनाना पड़ेगा। डॉक्टर तुमको बनना है, मेरे लिए थोड़ी बनना है। तुम मुझे पैसे भेजोगे क्या? नहीं भेजोगे ना, तो पहले तुमको ये खुद को बताना है कि तुमको डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है। रोज अपने आप से उठ के पूछो डॉक्टर क्यों बनना है। रोज अपने आप से पूछो क्यों बनना है, वाई। रोज अपने आप से सवाल पूछो। यदि तुमको इसका जवाब मिलता जा रहा है ना, तो विश्वास मानना 15 दिन के बाद तुम्हारा हर चीज का मन करेगा। समझ में आ रहा है? आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना, वाई क्यों करना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तब तक आपका अचीवमेंट नहीं होगा, याद रखना। सर लाइव क्लास में और नोट्स बनाने में ही पूरा दिन निकल जाता है, आप जल्दी जल्दी लिखो, आप सजाने में ज्यादा टाइम ले रहे हो नोट्स को। समझ में आ रहा है? आप मुझे बताओ, मैं सारे लेक्चर को इवन लिख के भी रिवाइज करवा देता हूं। अभी मैं लिख इसीलिए नहीं रहा हूं क्योंकि आपको पता है थोड़ी सी मुझे अभी दिक्कत है। तो अब आप मुझे बताओ, वरना आप जानते हो कि मैं लिख के भी पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो 15 मिनट में करा देता हूं। तो जब मैं करा सकता हूं तो आप नहीं कर सकते क्या? आप जब कंसंट्रेशन से पढ़ोगे, एक्टिव रिवीजन करोगे, तो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी पेज करो, ज्यादा सजाने पे मत जाओ। आप एक ही पेन को यूज करो, दूर दूर लिखो, पेजेस में कम चीजें लिखो, अपने आप साफ साफ दिखेगा। मैं कलर्स यूज करता हूं जिससे आपको वो चीजें डिस्टिंग्विश हो सके। समझ में आ गया? तो ये आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आपके जवाब मिल गए। ठीक है, अब एक एक तरफ से जो है वो अनम्यूट करते जाते हैं, अनम्यूट करते जाते हैं, जल्दी जल्दी से। बस कोई भी अपनी कहानी नहीं सुनाना, सीधे कोई भी मुझे सीधे से सीधे आप क्वेश्चन पूछना, और कम क्वेश्चन पूछना, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको पता तो होना चाहिए आपकी प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम ऐसी होना चाहिए जो अभी तक एड्रेस नहीं हुई है। समझ में आ रहा है? वो आपकी प्रॉब्लम होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि तभी आपको कुछ नया मिलेगा। यदि आप सेम चीज को रिपीट करते रहोगे, वही चीज को रिपीट करते रहोगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ में आ रहा है? चलिए एक तरफ से कर दीजिए, कौन है ऊपर, कौन है? हाँ, सुदीप चक्रवर्ती। हेलो सर। हाँ सुदीप। हाँ सर, एक्टिव रिवीजन का फिर से एक बार बता देंगे प्लीज। एक्टिव रिवीजन, जैसे मान लीजिए हमने कोई भी टॉपिक को पढ़ा, जैसे आज हमने क्लास को अटेंड किया, तो क्लास में सबसे पहले क्या क्या चीजें पढ़ाई गई, आप उन टॉपिक्स को नोट करो। जैसे मान लो आज की हम सुबह की क्लास की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या देखा था, हमने रिवीजन किया था सेल साइकिल का। सेकंड काम हमने क्या किया था? सेकंड काम हमने किया था क्या? हमने डीएनए और क्रोमोसोम नंबर को वापस, हमने कुछ क्वेश्चन नीचे दो छूटे हुए थे उनको किया था। आप अपने दिमाग में सोचो। फिर हमने देखा था जीवन में कितनी ग्रोथ होती है, एस में कितनी ग्रोथ होती है, जी2 में कितनी ग्रोथ होती है। कौन डिसाइड करता है? जीवन डिसाइड करता है, जी2 डिसाइड करता है। फिर आप मुझे बताओ जीवन से जी2 में क्या डिफरेंस होता है? वो हमने देखा था कि जी2 में टिब्यूलिन बनते हैं। प्रिपरेशन, एस की प्रिपरेशन जीवन में होती है, एम की प्रिपरेशन जी2 में होती है। ये एक्टिव रिवीजन है। ये सोचते जाओ, क्वेश्चन के फॉर्म में करो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, सर ने ऐसा पढ़ाया था, क्यों पढ़ाया था, ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में अपने आप से पूछो। समझ में आ गया? उसके बाद आप आगे चलो। फिर हमने क्या देखा था? हम किस में आ गए थे? प्रोफेज में आ गए थे। तो प्रोफेज में हमने क्या देखा था, आप मुझे बताओ जरा। हमने निमोनिक्स देखा था, पप्पू कैन डांगसाला। वो कैन डांगसाला क्या था? टीलोफेज क्या था? उसका जस्ट उल्टा था। सी से क्या था? सी से दो चीजें थी,
आप मुझे बताओ, क्रोमैटिन कंडेंसेशन बिगिन, स्कैंट्रियोलर मूवमेंट बिगिन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आप मुझे बताओ डिसअपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। इसी का उल्टा कर दो टीलोफेज हो गया, इसी का उल्टा कर दो टीलोफेज हो गया। ये क्यों होता है, हमने इनके रीजन देखे थे। तो आप मुझे बताओ एक्टिव रिवीजन 3 मिनट में हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ ऐसे 3 मिनट के रिवीजन आप कम से कम 3 बार कर सकते हो 10 मिनट में। यदि आप ऐसे रिवीजन करोगे, जितने ज्यादा आप ऐसे रिवीजन करोगे, उतना ज्यादा आपको 5 बार लिखने में कम टाइम लगेगा, उतना ज्यादा आपको कम टाइम लगेगा किसमें, आपके नोट्स बनाने में। नोट्स ऐसे होना चाहिए कि आपने देखा और अगला पॉइंट आपके दिमाग में अपने आप आ गया, आपको सामने देखने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? तो आपको समझ में आया एक्टिव रिवीजन कैसे करते हैं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये इतने सारे जब क्लासेस होते हैं और बाद में जो टेस्ट होता है तो दोनों को मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो उसे हम कैसे मैनेज करें? देखो, यदि आप रेगुलर का रेगुलर करते जाओगे, देखो इस बात को समझो अंजलि, तुमको डॉक्टर किसके लिए बनना है? तुम्हारे लिए बनना है। यस सर। तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत यस। करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मेरे लिए तो नहीं बनना है, ठीक है, आपको आपके लिए बनना है। आप इस बात को समझो, थोड़ा सा आपको आपके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आप चीजों को रेगुलर करते जाओ। जब आप चीजों को रेगुलर करते जाओगे तो शुरू में याद रखना आपको दिक्कत आएगी। और याद रखना, लाइफ की एक सीधी सी प्रॉब्लम है, जिसकी स्टार्टिंग में दिक्कत नहीं आई वो चीज गड़बड़ है। इस बात को हमेशा मेरी याद रखना। जिसकी स्टार्टिंग स्मूथ हो रही है ना, वो चीज कभी भी स्टेशनरी नहीं हो सकती। आप इस बात को हमेशा याद रखना। तो यदि आपको इनिशियली प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आपको बता रही है कि यू नीड टू वर्कआउट, आपको वर्कआउट करना है। और जब आप उन चीजों पे वर्कआउट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, याद रखना इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअसली उन चीजों पे आप वर्कआउट करते जाओ, वर्कआउट करते जाओ। जैसे देखो, डे 1 पे हमने लाइव क्लास ली थी, उसमें कितनी दिक्कत आई थी। उसके बाद आप आज आप देखो जरा, सारी चीजों में धीरे धीरे, कभी कैमरे में दिक्कत होती थी, कभी माइक में दिक्कत होती थी, कभी किसी चीज में दिक्कत होती, आज ऑलमोस्ट हर चीज में ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी आती जा रही है। क्यों आती जा रही है? क्योंकि हम उस पर कंटिन्यूअसली उस पर क्या कर रहे हैं, रिफॉर्म करते जा रहे हैं। कंटिन्यूअसली हम उसको क्या करते जा रहे हैं, रिफॉर्म करते जा रहे हैं। तो आप इस बात को समझो, आपको कंटिन्यूअसली उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। और जितना ज्यादा आप कंटिन्यूअसली उन चीजों पर वर्कआउट करते जाओगे, आप में इंप्रूवमेंट आता जाएगा। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो। एक चीज हमेशा याद रखना, द थिंग विच कैन नॉट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। जो आपको मार नहीं सकता ना, वो आपको स्ट्रांग बना देगा। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। तो हमेशा इस बात को याद रखो, आप मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ। आप देखोगे धीरे धीरे आपको अचीवमेंट होते रहेंगे। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, मेरा डाउट था कि जैसे मैं जब टेस्ट में कुछ चीज रिवाइज करके जाता हूँ, टॉपिक कुछ टॉपिक छोड़ के जाता हूँ जो मेरे को लगता है मेरे को आता है। जैसे मैं मोस्टली फिजिक्स एंड जूलॉजी छोड़ के जाता हूँ एंड बॉटनी एंड केमिस्ट्री रिवाइज करके जाता हूँ, फिर भी टेस्ट में मेरे मार्क्स 580 से 600 ही रहते हैं। और जब मैं देखता हूँ ना कि गलतियां कहाँ पे हो रही है, तो वो भी केमिस्ट्री एंड बॉटनी में मार्क्स कटते हैं बार बार। एंड मैं देखता हूँ कि मिस्टेक एनालाइज करता हूँ, तो मेरे को लगता है इसमें एनालाइज क्या करूँ, ये तो आती थी चीज, पता नहीं टेस्ट के दौरान कैसे कट गया। और टेस्ट इसका में मेरा मेजर रीजन है, इसका एक मेजर घंटे रीजन पहले। क्या है? देखो, तुम क्या करते हो, फिजिक्स और जूलॉजी को छोड़ के जाते हो, है ना? तो अब क्या होता है, जब तुम फिजिक्स और जूलॉजी को छोड़ के जा रहे हो, तो जब तुम फिजिक्स और जूलॉजी को करते हो, तो उस समय तुम ज्यादा कंसंट्रेट रहते हो, ठीक है। लेकिन जब तुम बॉटनी और केमिस्ट्री को करते हो, तो तुम ये सोच के आओ कि इसको तो मैं पढ़ के आया हूं, तो कहीं ना कहीं तुम अपनी जो कंसंट्रेशन की स्ट्रिंग होती है उसको लूज कर देते हो। आप चेक करना, आप ऐसा ही करते हो। जब आप बॉटनी, जब आप जूलॉजी और फिजिक्स करते हो, आप कुछ ज्यादा एनसीएस होके करते हो, ज्यादा कंसंट्रेट होके करते हो। समझ में आ रहा है? लेकिन जब आप बॉटनी और केमिस्ट्री पर आते हो, तो आपकी वो चीजें जो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो आप वहां पर मिस्टेक कर जाते हो। अब आप क्या करो, चारों सब्जेक्ट को इसी टेस्ट में आप करके देखना। आप चारों सब्जेक्ट को क्विकली रिवाइज करके जाना। आप देखो, आपकी ये प्रॉब्लम अपने आप सबसाइड हो जाएगी। समझ में आ गया? क्योंकि ये कहावत है, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। इसीलिए इस चीज को और याद रखना, आप जो जो सब्जेक्ट आप फाइनल एग्जाम के पहले आप पढ़ के जाओगे, डे ऑफ एग्जामिनेशन में उसी चीज में, उसी फॉर्मूले में सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। समझ में आ रहा है? ऐसा होता है कि आप जिस चीज को, जिस टॉपिक को आप सुबह ही पढ़ के गए हो ना, उसी का क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। समझ में आया? तो इस चीज को करना, ठीक है, करके देखो, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। आगे आ जाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, एक्चुअली मेरा डाउट ये था कि मैं जब पढ़ाई करता हूँ
तो मीन्स लेक्चर के समय तो ये हो जाता है, बट बाद में रिवाइज करते समय नहीं याद हो पाता है, मतलब वो रिवीजन ये कर पाता हूँ मैं। उसी के तुरंत बाद एक्टिव रिवीजन करो बेटा। इसका एक ही सॉल्यूशन है, क्लास के तुरंत बाद एक्टिव रिवीजन करो, तभी आपकी रिकॉल कैपेसिटी बढ़ेगी। आप देखो, सपोज करो पहली क्लास आपकी फिजिक्स की हुई, आपके सिनेप्स के अंदर फिजिक्स की इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई। सेकंड क्लास आपकी बायोलॉजी की हुई, अब नए सिनेप्स बन गए और फिजिक्स वाले सिनेप्स नीचे दब गए। लेकिन आप क्या करोगे, फिजिक्स की क्लास के बाद में यदि आपने एक्टिव रिवीजन कर लिया 3-4 बार, तो वो सिनेप्टिक कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे, इससे पहले नए सिनेप्टिक कनेक्शन बने। आप इस तरीके से समझना कि आपका एक फ्लोर कमजोर है और आपने उसके ऊपर दूसरा फ्लोर बना दिया, तो पहला फ्लोर गिरेगा ही गिरेगा। पहले पहला फ्लोर स्ट्रांग बनाओ, फिर दूसरे फ्लोर पर जाओ, उसको स्ट्रांग बनाओ, फिर तीसरे फ्लोर पर जाओ, उसको स्ट्रांग बनाओ। तो यहां पर तीनों फ्लोर स्ट्रांग हो गए। अभी आप क्या कर रहे हो, पहला फ्लोर स्ट्रांग है, पहला फ्लोर वीक है, अब आप दूसरे पर आ गए, अब वो वीक हो गया, आप तीसरे पर आ गए। तो तीसरे का आपको सब कुछ याद है, लेकिन दो का आप भूल गए, तो आपको रिकॉल करने में दिक्कत होगी। समझ में आया? सर एक और डाउट था, हाँ पूछ लूं? हाँ हाँ, बताओ। एक्चुअली मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रहा है। बेटा ये तो आपको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? वही मैं इसके कि मतलब मैं लेक्चर डाउनलोड में लाइव तो नहीं कर पाता हूँ, तो डाउनलोड करके मैं 1.5x पे करने की कोशिश करता हूँ। तो सर उस समय तो सब समझ में आ जाता है, बट वही जब यही रिवाइज करना। दिक्कत है। 1.5 पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मत देखना। समझ में आ गया? कभी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मत देखना। उसका रीजन मैंने आज क्लास में भी बताया था, ठीक है? जैसे आज की क्लास देखना, आज की क्लास में रीजन बताया था। क्या होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक होता है और वो एब्जॉर्ब होने में हमारा ब्रेन कुछ 4-5 मिनट लेता है, ठीक है? ये चीजें ऑफलाइन में पढ़ाने के बाद एक्सपीरियंस होता है कि यार इस टॉपिक में यदि हम तुरंत पढ़ा के आगे बढ़ गए तो बच्चे को इसमें अगले दिन दिक्कत आई। लेकिन यदि इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद हमने बात कर ली, ठीक है, हमने कुछ और बात कर ली, तो बच्चे को एक टाइम मिल जाता है, रिएक्शन टाइम मिल जाता है, जिसमें उसका ब्रेन उस चीज को प्रोसेस कर लेता है। ये चीज ऑफलाइन में पढ़ा के, बहुत ऑफलाइन में पढ़ा के एक्सपीरियंस आता है। अब मान लो तुम क्या कर रहे हो उसको, अब मुझे पता है कि किस टॉपिक के बाद में कहां पर गैप देना है, कहां पर पॉज लेना है। अब तुमने क्या किया, जब 1.5 पर देख रहे हो तो तुमने उस पॉज को उड़ा दिया। अब जब तुमने पॉज को उड़ा दिया तो तुम्हारे ब्रेन को जो प्रोसेस टाइम मिलना चाहिए था, क्या वो मिला? नहीं मिला ना। जैसे इस तरीके से समझो, मान लो हम कंक्रीट का कुछ बना रहे हैं। अब कंक्रीट का बनाने के बाद उसको पकने के लिए टाइम देना होता है। अब तुम उसको पकने का टाइम ना देने के पहले ही तुम उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा कर दोगे, तो मुझे बताओ कंक्रीट का स्ट्रक्चर रहेगा या गिर जाएगा? गिर जाएगा। ये तुम्हारे साथ हो रहा है और ये बहुत लोगों के साथ में होता है। इसीलिए हमेशा इस बात को याद रखो कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कभी भी आप देखना, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट वाले, जैसे आप टीचर भी देखना, बहुत ज्यादा बातें भी करते हैं। आप देखना जो ज्यादा ऑफलाइन वाले टीचर होते हैं, आप देखना जरा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले हो गए, या फिर आप मुझे बताओ जरा जूलॉजी वाले हो गए या बॉटनी वाले हो गए, ये लोग बहुत बात करते हैं क्लास में। समझ में आ गया? मुझे तो थोड़ी सी कम आदत है, लेकिन आप देखना काफी ज्यादा बात करते हैं। इसका मेजर रीजन क्या होता है, वो आपके दिमाग को एक प्रोसेसिंग टाइम दे रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? तो उस चीज को आप थोड़ा सा समझो। नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरी ये प्रॉब्लम है कि सर मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ सर, लेकिन सर मैं रिस्टार्ट बैच के भी कुछ 11th लेक्चर्स ले रहा हूँ सर, तो उसकी हाँ वजह हाँ, से टाइम बहुत कंज्यूम होता है सर। मैं फिजिक्स 11th की, केमिस्ट्री 11th की दोबारा सर रिवाइज करता हूँ, जिसकी वजह से टाइम नहीं मिलता सर। 12th पे ही फोकस करूँ या वो भी साथ लेके चलूँ सर? आप 12th के कुछ सब 11th के कुछ सब्जेक्ट बस फोकस करो। समझ में आ रहा है? देखो 12th Yes, के ऑलरेडी जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, कैपेसिटर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिज्म, ठीक है, ईएमआई, ये ऑलरेडी काफी बड़े बड़े चैप्टर हैं। तो इनके साथ में आप 11th की यदि आप फिजिक्स को फोकस करोगे तो आप उनको रिलेट नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए जब 12th की फिजिक्स चल रही है तो आप 11th की फिजिक्स पे ध्यान मत दो। लेकिन जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स का, तो आप प्लांट किंगडम पढ़ सकते हो, वो उससे रिलेटेबल हो जाता है। आप मॉर्फोलॉजी पढ़ सकते हो, अनेटमी पढ़ सकते हो, उससे रिलेटेबल हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आप यहां पर जेनेटिक्स पढ़ रहे हो 12th क्लास में, तो आप सेल साइकिल, सेल स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल पढ़ सकते हो, जो रिलेटेबल हो गया। तो जब अक्टूबर तक आपको केवल 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री करना चाहिए, और आपको 11th की आपको केवल और केवल बॉटनी, जूलॉजी, और वो भी जितना टाइम आपको मिल सके उतने पे करना चाहिए। समझ में आ गया? आपको चारों सब्जेक्ट आप 11th के एक साथ नहीं कर सकते, आप में इतनी कैपेसिटी अभी नहीं है। समझ में आ गया? कर लोगे तो याद नहीं रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। सर यहाँ पर मैं बायो करता हूँ और एक जगह मैं फिजिक्स केमिस्ट्री करता हूँ, तो उधर का बायो का सिलेबस अलग होता है टेस्ट का, तो उधर टेस्ट कैसे दें सर?
टेस्ट आप जो सिंपल सी चीज है कि आप वहां टेस्ट दे दो, लेकिन आपने बायो वहां नहीं करी है तो आपको बायो पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। आपको मैंने क्या बोला, आपको मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। कैसे मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है कि आपको पहले ये डिसाइड करना जरूरी है कि इनके मार्क्स का फर्क इंपॉर्टेंट है, यहां मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है या वहां मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ जरा, ये प्रैक्टिस टेस्ट है। कोई यदि प्रैक्टिस मैच में यदि सेंचुरी मार देगा तो क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट में रिकॉर्ड होगा? नहीं होगा, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ये आपको लाना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलो 1 मिनट में कुछ बच्चों के इसके क्वेश्चंस हैं, उनको भी जवाब दे देता हूं। नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ जी। सर वैसे तो मेरे को कोई डाउट नहीं है इतना, बस थोड़ी मैंने काम चोरी की थी पढ़ाई वगैरह में। मेरा तबीयत खराब था 10 10 दिन तक कम से कम। तो मेरा सेल वाला चैप्टर में बैकलॉग हो गया है। तो अब वही टेस्ट में नंबर कमा रहे हैं। जूलॉजी टेस्ट बिल्कुल के सही नंबर चल रही छोड़ो, है। टेस्ट के नंबर छोड़ो। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सही चल रहा है सारा मेरा। बस फिर ठीक है, जो छूट गया वो छूटो। उसके ऊपर मैं जवाब लास्ट उसमें दे चुका हूं कि कैसे आपको बैकलॉग कवर करना है, वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा डाउट ये है कि हम जब फिजिक्स केमिस्ट्री करते हैं उसको बायो मेरा अच्छा चल रहा है, आप जिस तरह बताएं फॉलो करते हैं वो सब अच्छा है। फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो हम जब क्लास करते हैं उसमें जो क्वेश्चन वगैरह बनवाते हैं वो सर वो सारा का सारा बन जाता है, लेकिन जब हम डीपीपी सॉल्व करने जाते हैं तो मुझे मैंने अभी अपवार्ड इसका जवाब क्वेश्चन। दिया है, सेम है। 1 मिनट, इनको म्यूट करिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैंने आपको क्या बोला, आप नोट्स पहले 5 बार रिवाइज करिए, एक्टिव रिवीजन करिए क्लास के बाद में, और डीपीपी को पहले मेंटली सॉल्व करिए। डीपीपी को पहले मेंटली सॉल्व करिए। ठीक है, नेक्स्ट। हेलो सर। हेलो, नमस्कार नमस्कार। सर। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरे घर में थोड़ा मम्मा की थोड़ा हेल्थ इश्यू होता है, तब जब भी उनको हेल्थ बिगड़ जाता है मेरा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है सर। बेटा, इसके लिए आपको थोड़ा सा, मैंने आपसे क्या बोला, आपको रोज पूछना पड़ेगा। आपके मम्मा बीमार होते हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा यदि घर में एक डॉक्टर होगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आप अपना टारगेट जो है अपने दिमाग का देखो। आप अपने दिमाग को और अपने मन को आप पहले फोकस करके ये बताओ, बार बार बताओ, आपको डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है। जब तक आपको इसका क्यों का जवाब नहीं मिलेगा, याद रखना, तब तक आप परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले अपने आप से क्यों 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 पूछो। ठीक है, नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ, हाँ जी। सर मैं 12th में हूँ। हाँ हाँ। 11th में मेरा बायोलॉजी इतना अच्छा नहीं हुआ था, तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि आप 11th और 12th दोनों सर से पढ़ो। तो मुझे कॉलेज और 11th और 12th का कॉलेज और 11th ये दोनों मैच नहीं हो रहा, और ऑफलाइन क्लासेस भी मुझे तो अब बोर्ड इतना में सारा मैच नहीं हो रहा, तो कैसे हो? अब इतना सारा काम यदि करोगे तो कैसे हो पाएगा भाई, इंसान हो। मैं नहीं कर पाऊंगा कि तुम ऑफलाइन क्लास भी करो, फिर 11th भी पढ़ो, फिर 12th भी पढ़ो। किसी चीज को आपको सबसाइड करना पड़ेगा। यदि आपको बायोलॉजी मुझसे अच्छे से समझ में आ रही है तो फिर आप वहां मत पढ़िए, और वहां अच्छे से समझ में आ रही है तो मुझसे मत पढ़िए। बिल्कुल सीधा सा है, कुछ कोई उसमें वो नहीं है। आप इतनी जगह आप नहीं कर सकते। एक सब्जी को यदि 4 लोग बनाएंगे तो गड़बड़ होगी ही होगी। समझ में आ रहा है? तो यदि आपको मुझसे समझ में आ रहा है तो आप वहां छोड़ दो, वहां बायोलॉजी मत पढ़ो, और वहां अच्छे से समझ में आ रहा है तो मुझसे मत पढ़ो। बिल्कुल सीधा सा है। गुड हेलो, इवनिंग गुड इवनिंग। सर। मैं बायोलॉजी और फिजिक्स में बहुत मेहनत करके मैं मार्क्स ले आती हूँ, कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए, पर जब केमिस्ट्री की बारी आती है मेरा तो कॉन्सेप्ट क्लियर है पर मैं न्यूमेरिकल्स नहीं कर पा रही हूँ। केमिस्ट्री में मेहनत करके भी नंबर नहीं आ रहा। मैंने आपसे क्या बोला, आप डीपीपी अब मेंटली सॉल्व करो। ठीक है, सर डीपीपी सॉल्व हो जाती है। मैं क्या बोल रहा हूं, पहले मेंटली सॉल्व करो बेटा। अच्छा। मेंटली सॉल्व करो, पेन पेपर से सॉल्व नहीं करो, मेंटली सॉल्व करो। और 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद, ठीक है, आप मुझे बताना कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ। समझ में आ गया? मुझे टेलीग्राम पे मैसेज जरूर। करके बताना कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ। समझ में आ रहा है? और तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप पहले डीपीपी को मेंटली सॉल्व करो, उसके बाद आप पेन पेपर से सॉल्व करो। ठीक है, सर नमस्ते। नमस्ते। मैं स्टडी के साथ म्यूजिक भी करती हूँ। उसका भी मेरा फॉर्म अप्लाई हुआ है 6 मंथ पहले। तो म्यूजिक जब मैं करती हूँ तो सब ध्यान उसी पे चला जाता है और स्टडी पूरा वीक हो जाता है। बायो बहुत अच्छे से आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री मेरे से न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व हो पाते।
अब थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बताया था कि म्यूजिक के दोनों इफेक्ट होते हैं, एक सूदिंग इफेक्ट भी होता है और एक डिस्ट्रैक्टिंग इफेक्ट भी होता है, क्योंकि म्यूजिक एक बहुत ही पावरफुल, ये डायरेक्ट इमोशन पे को कनेक्ट करता है। एक सिंपल सी चीज है ना, आप 10 गाने अरिजीत सिंह के लगाना, सैड सॉन्ग ऑफ अरिजीत, ठीक है, और उसको सुन लेना, उसके बाद आपको फीलिंग आ जाएगी कि आपका ब्रेकअप 3-4 बार हो चुका है, ठीक है, और आपसे ज्यादा दुखी इंसान इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ठीक है, सारी दुनिया जो है, सारी दुनिया के दुख जो है वो आप ही के पास आ चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको आपको थोड़ा सा आपको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा कि आप एटलीस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री करते टाइम आप म्यूजिक को मत सुनो, ठीक है। रुचित। हेलो सर। हाँ जी, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा मतलब ये डाउट है कि मैं जब सुबह उठ ही नहीं पाता हूँ, रात को रिवीजन करके सोता हूँ, सुबह उठ ही नहीं पाता हूँ, 5-5 मिनट में 1 घंटा निकल जाता है मेरा सोने में, तो सर उसको कैसे अवॉइड करूँ? कुछ नहीं, धूप में बैठो, यदि उसको अवॉइड करना है तो 15 से 20 मिनट धूप में बैठना शुरू करो, लिम्बिक सिस्टम धीरे धीरे जो है वो वापस अपने उस पर रिदम पर आ जाएगा। 15 मिनट धूप में बैठो, ठीक है। और जब धूप में बैठोगे तो एटलीस्ट धूप जो है ना वो स्किन पे पड़नी चाहिए, समझ में आ गया, मतलब आपकी स्किन पर धूप टच होना चाहिए, कुछ पोर्शन आपका ओपन होना चाहिए, समझ में आ गया। सर फिजिक्स में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, बाकी बायो समझ में आ जाती है। मैंने अभी फिजिक्स का भी बताया आपको क्या करना है, पहले आपको एक्टिव रिवीजन करना है, एक्टिव रिवीजन के बाद में मेंटली आपको सॉल्व करना है डीपीपी, उसको समझ में आया। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, मेरा डाउट ये है सर कि जब क्लास हो गया, क्लास के बाद जब रिवीजन करो तो 5 बार, जब 5 बार आपने कहा है कि 5 बार लिख के उसे रिवीजन करो, तो पहले पहले 3-4 बार जब लिखता हूँ, पहले 2-3 बार, तब सर सब पूरा सब सब मैंने अपने अपने जितना भी लिखा वो सब मैं लिख के रिवाइज करता हूँ, लेकिन उसके बाद सर क्या होता है कि कुछ कुछ याद आ जाता है तो मैं उसे स्किप कर देता हूँ। क्या सर ऐसे करके करूँ नहीं, या फिर मैंने पांच आपको बार बताया ना, पूरा लिख के पूरा नहीं करूँ? लिखना है बेटा, आपको शॉर्ट में लिखना है, समझ में आ गया। जैसे आज हमने कंपेयर किया था G1 से G2, तो हमने सीधे लिख दिया। अब कॉमन, पूरा आपको कॉमन लिखने की जरूरत नहीं, आपने सीधे लिख दिया CN, ठीक है। दूसरा आपने लिख लिया डबल डबल DNA है, सीधे आपने शॉर्ट में लिख दिया। आप पेन चलाओ, पेन चलाओ, लेकिन शॉर्ट में चलाते जाओ और मन में पूरा बोलते जाओ, समझ में आ गया। इस तरीके से आपके जो वर्डिंग्स है ना वो मिनिमाइज करते जाओ लिखने के, तब आप अपना रिवीजन की स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। चलिए अब जो है हम क्या कर लेते हैं, ये जो मेरे पास क्वेश्चन आए इनके जवाब दे देते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके जो क्वेश्चंस है वो कॉमन ही क्वेश्चंस हैं सभी के। सर मैंने CUT का पेपर दिया था और मुझे BHU और DU में BSc मिल गया है, एडमिशन लेना, बिल्कुल ले लो आप, DU में ले लो या तो बिल्कुल ले लो, BHU में मिल गया आप BHU में ले लो, बिल्कुल ले लो, आप साथ में पढ़ाई करते रहो। सर मेरे घर वाले BSc या फिर नर्सिंग के लिए फोर्स कर रहे हैं, तो आप BSc में एडमिशन ले लो, साथ में पढ़ाई करते रहो। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, शुरू होने दो बताऊंगा, ठीक है। सर पिछले साल के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अभी ओम का जवाब दे दिया। सर अभी के टेस्ट के लिए प्रिंट आउट निकाल कर टेस्ट एनालिसिस करें, हाँ बिल्कुल कर लो, ठीक है। इसके बाद है सर मैंने 300 मार्क्स आ रहे हैं, पापा बोल रहे हैं BSc के साथ प्रिपेयर कर लो, क्या कर लूं, हाँ बिल्कुल आप कर लो, समझ में आ गया। लेकिन उस यूनिवर्सिटी में उसमें एडमिशन लेना जिसके एग्जाम फरवरी में हो जाए, जो मार्च अप्रैल में ना जाए, एटलीस्ट इस चीज का ध्यान रखना, वरना आपकी नीट की प्रिपरेशन गड़बड़ होगी। सर स्टडी के टाइम नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्या करें, मैंने बताया लिख के क्या करो। सर बोर्ड्स और नीट के लिए साथ में कैसे प्रिपेयर करें, सिंपल सी चीज है, नीट और बोर्ड कुछ अलग नहीं है, नीट और बोर्ड कुछ अलग नहीं है, आप नीट की प्रिपरेशन करोगे बोर्ड अपने आप हो जाएगा, ये अपने दिमाग से हटाओ। सर फिजिक्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे इंप्रूव करें, मैंने आपको बता दिया, क्या मैंने आपको फिजिक्स का बता दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं आपको आगे बताऊंगा जब शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक है। सर अभी क्लास करने के बाद 3-4 PM के बाद बहुत लो एनर्जी होती है, कम से कम आधा घंटे के लिए सो जाओ। सर डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, अपने आप को बिजी रखो, डिस्ट्रैक्शन तभी होता है जब आप एम्प्टी माइंड होते हो। सर मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूं लेकिन पूरा दिन नींद आती है, ठीक है। तो पूरा दिन नींद आती है, थोड़ा सा आप धूप में बैठो और थोड़ा एक्सरसाइज करो, 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करो, हफ्ते 10 दिन में आपको अपने आप ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझ में आ गया। इस चीज पे आप वर्कआउट करो, अपने आप आपको सारी चीजें होने लगेंगी। और आप लोग एक काम और किया करो, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो लोग हैंड रेज करते हैं
वो लोग क्या किया करो, अपने सारे क्वेश्चन उस पर भेज दिया करो, तो मेरे पास इस तरीके से स्लिप में आ जाएंगे, तो मैं सारे क्वेश्चन के जवाब दे दूंगा। क्योंकि हम कोशिश रखेंगे कि 40-45 मिनट से लंबा सेशन ना हो, और इस ड्यूरेशन में जितने ज्यादा बच्चे बढ़ेंगे, जैसे 600 बच्चे हैं, तो अब मान लो उसमें से 200 बच्चे यदि वो पूछेंगे तो हम सबका जवाब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कैसे दे पाएंगे, आप अपने क्वेश्चन टाइप करके भेज दिया करो, तो जल्दी जल्दी मैं उन क्वेश्चंस के जवाब फटाफट देता जाऊंगा। समझ में आया? और बाकी मेरे ख्याल से सबके कॉमन क्वेश्चन होते हैं, सबके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो चलो ठीक है, विश यू गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।